बैक इन योर अकाउंटेंसी क्लास। और बेटा हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीखा था, तो जो सिंपल जर्नल एंट्रीज थी वो हमने कर ली थी। अब हम थोड़ी सी स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज को हम लेकर चलेंगे और उसके बेस पर हम कैसे हमें अकाउंटिंग करनी है वो सीखेंगे। तो उसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्काउंट एंड रिबेट, यानी कि हमने गुड्स परचेज करते हैं तो कैसे एंट्री करनी है, सेल्स करते हैं तो कैसे एंट्री करनी है, वो सब हमने सीख लिया। लेकिन डिस्काउंट आपको मालूम है कि जब हम चीज़ें खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट हम अवेल करते हैं, कई बार हम डिस्काउंट देते हैं बिजनेस में, तो उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हमें सीखना होगा। तो बेसिकली जो डिस्काउंट और रिबेट, या मैंने दो वर्ड लिखे हैं डिस्काउंट एंड रिबेट, दोनों का मतलब एक ही है। क्या कि आपका जो ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें कुछ डिस्काउंट देना, यानी कि उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो ऐसे यही मतलब रिबेट का है। लेकिन बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस अपन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा रही हूँ डिस्काउंट, कि डिस्काउंट क्या है। देखो आप, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। ठीक है, तो बेसिकली जो डिस्काउंट है ना, इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड ये है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, दो चीजें हमने यहां पर लिखी है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। दोनों ही डिस्काउंट है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, नाम लिखा हुआ है ट्रेड, राइट, यहां लिखा हुआ है कैश। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जो ये डिस्काउंट है ना, डायरेक्टली गिवन बाय वेंडर, इसको सीधा वेंडर ही देता है। ठीक है, और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कैश पर एज वेल एज क्रेडिट, यानी कि बोथ ट्रांजेक्शंस पर दिया जा सकता है। समझ गए, डायरेक्टली गिवन बाय वेंडर यानी कि सीधा वेंडर की तरफ से दिया जाता है, और कैश पे भी दिया जा सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। बट और इसको मैं शॉर्ट में ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस कर लेंगे अपन, और इसको अपन कैश डिस्काउंट यानी सीडी ऐसे डिस्कस कर लेंगे। शॉर्ट में नेम दे दिया मैंने टीडी एंड सीडी। ठीक है, बट फॉर ट्रेड डिस्काउंट देयर इज नो एंट्री will be recorded यानी कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी कोई वेंडर आपको ट्रेड डिस्काउंट देगा उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। बट समझना इस चीज को कि डायरेक्टली गिवन बाय वेंडर, ये कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बट फॉर ट्रेड डिस्काउंट देयर इज नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, बट इट्स रिकॉर्डेड एज डिडक्शन इन द अमाउंट। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट होगा उसको हम मतलब उसका जो जितना ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा उसके अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाएगा ट्रांजेक्शन में से। समझ गए, तो ये अच्छा, ये एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ सेल्स दोनों टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एट द टाइम ऑफ परचेज
एंड सेल्स, ठीक है, दोनों टाइम पर ही अपन इसको सेल्स मतलब दोनों टाइम पर ही इसका अपन को एडजस्टमेंट करना होगा, यानी कि परचेज का भी और सेल्स का भी, राइट। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट ये केवल अमाउंट को रिड्यूस करेगा और ये किसी ट्रांजेक्शन में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। अब अपन एक ट्रेड डिस्काउंट से एग्जांपल समझ लें पहले, लाइक जैसे ये है गुड्स सोल्ड टू राम 40,000 on 10% trade discount. Goods sold to Ram 40,000 on 10% trade discount. अब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये 10% का डिस्काउंट दिया है तो ये इस अमाउंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी कि अमाउंट में से रिड्यूस होगा। और ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये बेटा ये ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा, लाइक 40,000 का 10% निकालेंगे, देखो 40,000 इंटू इसका 10% निकाल दो मैं, कितना आएगा 4,000। तो ये ट्रांजेक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगा, 36,000 पे, राइट। तो अपन इसकी एंट्री करते हैं, पहले 36,000 आएगा, कैसे आया समझ में आ गया। अब इसकी अपन एंट्री करेंगे तो ये कैश में लिखा हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या मानेंगे अपन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। क्या एंट्री होगी इसकी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा 36,000 से रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट। एक तो एंट्री हो गई ये। और कैश ट्रांजेक्शन में कैसे हो सकती है, लाइक अपन इसको परचेज से समझ लेते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 40,000 ऑन इन कैश ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स राम से परचेज किया 40,000 का, इन कैश, कैश में परचेज किया, और ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। एंट्री क्या करेंगे अपन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ट्रांजेक्शन कितने पे रिकॉर्ड हो जाएगा, 36,000 पे। समझ में आई बात, कैसे रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन आपको। तो ये आपका एट द टाइम सेल हो गई और एट द टाइम परचेज हो गई, कैश में भी हो गई और क्रेडिट में भी हो गई, समझ गए। तो इस तरह से आपको इसको ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन करना है। अब अपन बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, राइट। तो कैश डिस्काउंट है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। एक तो है डिस्काउंट अलाउड एंड दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कैश डिस्काउंट है। बेसिकली क्या होता है कि जब ट्रेड डिस्काउंट, अब मैं एक ट्रांजेक्शन को यहां से मिटा रही हूं, अपन एक से समझ लेंगे इस चीज को। लाइक जो डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये डायरेक्टली कौन दे रहा है, वेंडर दे रहा है। लेकिन यदि मान लो हमें अपने डेटर से पैसा, उससे हमें जल्दी निकलवाना है अपने ट्रांजेक्शन का, हम उससे जल्दी पैसा हम लेना चाहते हैं, तो हम ऑफर करते हैं कैश डिस्काउंट का। यानी कि वो चीज़, यानी कि यदि मान लो वो हैंड टू हैंड पैसा देता है या हम बाद में उससे पैसा कलेक्ट करते हैं, तो हम उसको ऑफर दे सकते हैं किसका, कैश डिस्काउंट का। यानी कि जितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, लाइक जैसे सपोज करो 36,000 का ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वेंडर इसको ऑफर दे सकता है कि तुम यदि टाइम से पेमेंट करो तो मैं 35,000 में ट्रांजेक्शन को सेटल कर सकता हूँ। यानी कि
जब उसको मतलब पैसे को जल्दी लेना है तो उसके लिए कैश डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है। और कैश डिस्काउंट टू पार्ट्स में डिस्काउंट अलाउड ये किसको किया जाएगा, डेटर्स को, राइट। और किसके अगेंस्ट, क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट। यानी जब हम गुड्स क्रेडिट सेल करते हैं तो हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड कर सकते हैं। और ये होता है डिस्काउंट रिसीव, ये किसके तरफ से होता है, क्रेडिटर की तरफ से, यानी जिससे हमने खुद ने गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज किया है, यानी कि क्रेडिट परचेज। ओके, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड मिल सकता है। अब क्योंकि हम डेटर से पैसा हमें मिलेगा उसको हम अलाउड करेंगे, तो दिस इज लॉस फॉर अस। बट यदि क्रेडिटर हमें अलाउड करता है तो दिस इज इनकम फॉर अस। दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा डिस्काउंट अलाउड और यहाँ लिखा मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड है तो ये लॉस हुआ, ये क्या हुआ मेरे लिए, लॉस, एंड दिस इज इनकम। तो ये लॉस हुआ तो इसको मैं क्या करूंगी, डेबिट, और ये इनकम हुआ तो मैं इसको क्या करूंगी, क्रेडिट। समझ गए? तो हमने दो चीजें समझी कि कैश डिस्काउंट है उसको टू पार्ट में बांटा हमने, डिस्काउंट अलाउड एंड सेकेंड इज डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट सेल्स के टाइम पर डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट परचेज के टाइम पर, यानी कि जो हमारा क्रेडिटर है, हाँ, जो हमारा मतलब ये सेल जो डेटर हमारा क्रिएट हुआ जिसको हमने क्रेडिट सेल्स की, या हम हैंड टू हैंड भी दे सकते हैं इस ट्रांजेक्शन में ना कैश डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट यदि रिसीव्ड होता है तो वो क्या है हमारी इनकम, और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक चीज और समझ लेना कि जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, इसकी एंट्री किसके साथ होगी, ऑलवेज कैश के साथ, यानी इसके साथ लिंक है ये जब अपन ये एंट्री करेंगे। ठीक है, ये एंट्री को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपने ये समझा कि या तो दिमाग में ये याद रखना कि डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट होगा, अलाउड, और रिसीव्ड क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। ये तो माइंड में ये रखना, कि इतना ध्यान में रखना कि जहाँ कैश है वहीं डिस्काउंट होगा। अलग अलग मत लिख देना, अलग अलग डायरेक्शन में इसको मत लिख देना। अब अपन इसको एक एंट्री से समझ रहे हैं, लाइक जैसे ये है, ये वाली एंट्री है, इसमें अपन ने गुड्स को, राम को गुड्स सोल्ड किया 36,000 पे, और बाद में अमाउंट received from Ram 35,000 against full settlement। ये कह रहा है कि जो राम से पैसा लेना था ना 36,000, उसके बदले में केवल कितना मिल गया, 35,000, और फुल सेटलमेंट हो गया। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, अब आप देखो यहाँ राम मेरा 36,000 से डेबिट है, मुझे इसके एक अकाउंट को खत्म करना है, तो जितने से डेबिट है तो राम उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे ये पैसा दे रहा है 35,000, तो दिस कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, तो जो चीज बिजनेस में आ रही है, अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या एंट्री करूंगी मैं, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 35,000, और यहां मेरा टू राम है 36,000। समझ गए? और जहां कैश वहीं डिस्काउंट, क्योंकि मेरा डेटर है तो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड मेरा लॉस है तो वो डेबिट होना चाहिए। यानी कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो कि यहाँ क्या जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट विथ 1,000 रुपीज, हो गया अकाउंट, ये तो डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है, 35 और 36 हो गया ना इक्वल। तो ये हमारा रिकॉर्ड कर लिया हमने कि कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे इसको एक ट्रांजेक्शन से और समझते हैं अपन। एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं अपन, जैसे गुड्स सोल्ड टू राजेश
20,000 on 5% trade discount and 10% cash discount. Right? Goods sold to Rajesh 20,000 on 5% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट. अब इस ट्रांजेक्शन को मुझे रिकॉर्ड करना है. ठीक है. कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जबकि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ हो. पूरा भी हो सकता है और वो पार्टली भी हो सकता है. अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा पैसा दे दिया उसने, है ना. तो 20,000 में से फर्स्ट तो ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो 5%, यानी कि 1000 माइनस हो जाएगा. यानी ट्रांजेक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगा? 19,000 पे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की तो हम एंट्री करते ही नहीं है. ठीक है. तो हम यानी कि जो हमारी सेल हुई है वो कितने की मानी जाएगी? 19,000 की. ओके. देन आफ्टर जो उसने पैसा दिया उसमें हमने उसको 10% का कैश डिस्काउंट और दे दिया. तो यहाँ लिखो आप कैश डिस्काउंट, है ना. ये तो ट्रेड डिस्काउंट था, इसका 10%. तो 19,000 का 10% कितना आएगा? 1900, है ना. इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास कितना पैसा आएगा कैश में? 17,100. ये वर्किंग नोट हो गया आपका. अब इसको एंट्री की फॉर्म में लिखो. तो कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1900 एंड टू सेल. सीधी सीधी सेल हो गई. यहाँ पर तो पैसा आ गया. तो 18,000 ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना आया था ये अपना? सॉरी 19,000 आया था. तो हमारे ट्रांजेक्शन 19,000 पे रिकॉर्ड हो गया. समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन. जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 40,000 on 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट. अच्छा, अब केवल इतना लिखा हुआ है देखो यहाँ पर ना कि डिस्काउंट अलाउड और रिसीव नहीं पता. तो हमें ये तो पता है ना कि परचेज है तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. और दी सेल है तो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड होगा. तो ये तो हमें थोड़ा ध्यान रखने की चीज है. अब यहाँ पर गुड्स परचेज है. परचेज को ऑलवेज क्या करते हैं? डेबिट. तो आप परचेज को डेबिट कर दो. परचेज अकाउंट डेबिट. ठीक. अब हमको परचेज जो हमारी है वो कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 40,000 में से. ओके. देन 40,000 इंटू 10% निकाला 4,000. तो ट्रांजेक्शन कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 36,000 पे. ओके. देन यहाँ पर आ जाएगा 36,000, राइट. और टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट. अब भैया 10% कैश डिस्काउंट दे दिया, यानी जो 36,000 लेना था ना हमें, उसमें हमने उसको 10% का कैश डिस्काउंट और दे दिया. ले भाई तू मस्त रहे, 10% और कम दे दे, यानी कि 3,600 कम करके तू मुझे बाकी का पैसा दे दे. तो ये जो 3,600 है दिस इज डिस्काउंट. सॉरी, ये हमसे मांग रहा है. तो परचेज किया ना, तो हम उसको वो हमसे कह रहा है कि तू 36 कम करके मुझे पैसा दे दे. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 32,400, यानी कि हमने उसको कैश में कितना पे किया? 32,400, जबकि करना कितना था हमें? 36,000. तो हमको कितना डिस्काउंट मिल गया? 3,600, है ना. तो ये हमारी परचेज की एंट्री होगी. समझ गए बात को? तो इस एंट्री को करने से पहले हमको 2-3 चीजें दिमाग पर रखनी है. लाइक ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी, जहां कैश है वही डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है
इस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे आप ट्रांजेक्शन से कि सेल का ट्रांजेक्शन है और परचेज का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये वो टोटल ही पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है, मतलब इसमें जो एंट्रीज है वो पूरी की पूरी 100% कैश में है ना। तो अभी आप ये सिंपल अपन ने समझ लिया कि कैसे अपन को ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है, ठीक। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, पहले इसको पॉज करके आप ये एंट्रीज को नोट कर लें। अब हम एक ट्रांजेक्शन और लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू रवि 60,000 on 5% trade discount and 10% cash discount, right? 60% amount received from रवि। क्वेश्चन ये है अपना। अब इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या एलिमेंट्स है ना, इस क्वेश्चन के क्या क्या एलिमेंट है। तो देखो आप, सबसे पहले तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन है सेल्स का है, राइट। तो एक तो हमारे पास एलिमेंट आ गया कि भैया ये ट्रांजेक्शन किसका है, सेल्स का है। एक हमारे पास ये एलिमेंट आ गया कि हमें अमाउंट कितने पर रिकॉर्ड करनी है, 5% माइनस पर, यानी कि 60,000 की जगह पर ये ट्रांजेक्शन कितने से होगा, 57,000 से इसका 5% निकाल देंगे अपन। फिर कैश का ट्रांजेक्शन है, लेकिन कितना परसेंट कैश का ट्रांजेक्शन है, 60% का। यानी 60% कैश में है तो 40% किस में है, क्रेडिट में है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आ गई। क्या सेल का ट्रांजेक्शन है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, और इसके अंदर क्रेडिट भी बच रहा है, यानी कंप्लीट पैसा हमें अभी नहीं मिला है। समझ गए। इस कंडीशन में एंट्रीज आती है तो उसकी सिंपल एंट्री है, आप वो नोट कर लें और याद कर लें। अपन को क्या करना है, एंट्री सबसे पहले एंट्री याद कर लो आप, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इसके बाद पार्टी का नाम रवि, अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। एंट्री नहीं चेंज होगी, एंट्री सेम ही रहेगी, है ना। यदि किसी ट्रांजेक्शन में कैश भी हो, क्रेडिट भी हो, कैश डिस्काउंट भी हो, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। तो हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे कितने पे, 57,000 पर, राइट। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा 57,000 का जो ट्रांजेक्शन है ना भाई, इसमें से बंदे ने 60% तो हमको दे दिया, समझ गए, एंड 40% स्टिल अनपेड, यानी कि ये अमाउंट क्या है, अनपेड है, अभी उसने नहीं पे किया, समझ गए, और 60% उसने दे दिया, राइट। तो जो कैश डिस्काउंट अवेल होगा ना, वो केवल कैश पर ही अवेल होगा, यानी इसने पे कितना करा है अपन को, दिस इज पेड अमाउंट, राइट ना। तो जितना हमें पे किया है ना, उस पर ही हम इसको क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो अब ठीक है, पहले इसको स्प्लिट कर ले। तो 57,000 का 60% कितना आएगा, 34,200, एंड 40% कितना आएगा, 22,800। इज दैट क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, कैश कितना मिला है, 34,200, ये थोड़ा ना मिला है कैश में, ये तो कुछ मिला ही नहीं अभी। तो डिस्काउंट किस पे जाएगा, 34,200 पर। तो अब कैश डिस्काउंट कितना है अपना, 10% है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 3420। तो हमें कितना पैसा मिल जाएगा, 30,780 रुपीज हमको रिसीव्ड हो जाएगा। तो कैश के आगे कितना अमाउंट आएगा, 30,780, डिस्काउंट के आगे कितना आएगा, 3420, एंड इसके आगे जाएगा 22,800। समझ में आ गया। ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है
और जाहिर सी बात है कि इसका जो टोटल है वो इसके इक्वल आना चाहिए। समझिए कैसे स्प्लिट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। पहला स्टेप ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। दूसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है ना, सेल्स का है, कैश भी है, क्रेडिट पे है, तो हमने एंट्री उतार ली। पहले एंट्री तो सब में सेम ही आएगी, राइट, एंट्री नोट कर ली और उठा के ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस करके हमने रिमेनिंग अमाउंट लिख दिया ट्रांजैक्शन के आगे। देन आफ्टर हमने ये देखा, हम फिर वर्किंग नोट में ये करना, 57,000 हमें लेना था, उसको हम डिवाइड करेंगे, कैश में कितना पे कर दिया, क्रेडिट कितना है, ठीक। फिर उसके बाद हम उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, कैश डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट ना, तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे एंड दिस इज द पेड अमाउंट। एक्चुअल में दिस इज एक्चुअल पेड अमाउंट ना, तो ये कैश मिला है उसको हम कैश के आगे रिकॉर्ड कर देंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट के आगे रिकॉर्ड कर देंगे, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट के आगे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये एंट्री ऐसे करनी है। अब एक ट्रांजेक्शन अपन ले लेते हैं परचेज का। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 50,000 on 10% trade discount and 75% amount paid to Anil on 10% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ ट्रांजेक्शन में ये परचेज का ट्रांजेक्शन है, लेकिन है उसके अंदर भी कैश भी है, क्रेडिट भी है, क्यों, क्योंकि अभी हमने पूरा पैसा नहीं दिया, हमने कितना दिया 75%, एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग क्या है 25%, यानी कि ये अनपेड अमाउंट है अभी तक। एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना है, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड पार्टी का नेम टू अनिल अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखनी है देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 50,000 है इसमें से अपन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, 5,000 का 10% कितना होगा, 50,000 का 10% कितना होगा 5,000, तो ये रिकॉर्ड कितने पे होगा 45,000 पे रिकॉर्ड कर लो। अब हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। इसका 75% तो ये क्या है पेड, एंड 25% ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा अनपेड। अच्छा, किसी स्टूडेंट है ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये 25% कैसे निकाला भाई, तो 100 में से 75% तो अपन ने यहाँ ले लिया, तो 25% पेमेंट ही तो अभी उसको देना है ना, तो ऐसे निकालना है। अब इसका 75% निकालो, तो इसका 75% आएगा 33,750 और 11,250 आएगा 25%, ठीक है। तो आ जाएगा ये अमाउंट। अब हम निकालेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट, राइट, तो कैश डिस्काउंट कितना था 10%, वो कितना आएगा 3375, तो ये अमाउंट आ जाएगा 30,375 और ये हमारा एक्चुअल जो है कैश ये आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है अपन को, है ना। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो कैश के आगे अमाउंट आ जाएगा 30,375 एंड डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ 3375
7,500 और इसके आगे आ जाएगा 11,250। समझ गए? तो आपको ऐसे रिकॉर्ड करना है, एंट्री सेम है, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, और दोनों में परचेज में और सेल्स में आपको बता दिया, आपको स्टेप्स बता दिए कैसे आपको रिकॉर्ड करना है। समझ गए? पॉज करें, एंट्रीज को लिखें और फिर प्रैक्टिस करनी है अपन को, राइट? तो ये अपना हो गया डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बात करते हैं अपन रिबेट की। तो कई बार क्या होता है, जब वेंडर को गुड्स सोल्ड करता है तो मे बी कोई आइटम उसमें डिफेक्टेड हो, राइट? और या फिर ये हो सकता है कि जो भी हम गुड्स लेने जा रहे हैं तो पार्टी ने जो हमसे मांगा गुड्स, हम उसकी अकॉर्डिंगली हम उसको माल जो है डिलीवर नहीं कर पाए। उस कंडीशन में हमारे पास दो चीज़ हैं कि या तो हम अपने ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दें या फिर हम उसको रिबेट दे दें, राइट? एक तो चीज़ होती है ये कि रिबेट हमने दे दिया कि भाई ट्रांजेक्शन क्यों कैंसिल किया जाए, राइट? जैसे सपोज करो कि इसको हमने 50,000 का गुड्स सोल्ड किया, अब इसमें 2,000 का जो गुड्स था ना वो क्या था, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का चला गया। तो हम उससे कह सकते हैं कि ठीक है, आपसे हमें जितना पैसा लेना है आप एक काम करो, आप उसमें से 1,000-1,500 कुछ कम कर दो। तो ये जो होता है ना सेटलमेंट वाली चीज़, दिस इज कॉल्ड रिबेट, दिस इज कॉल्ड रिबेट। एक चीज़ ये होती है। दूसरा ये होता है कई बार कस्टमर भी आपसे किसी तरह की और ज़्यादा डिस्काउंट की डिमांड करता है। लाइक जैसे अब यहाँ पर हम मतलब 45,000 का गुड सेल हुआ या परचेज हुआ, तो हम कहते हैं कि हम थोड़ा नेगोशिएशन करते हैं उससे कि इसको और इसमें कोई रिबेट दे दो, है ना? तो वो जो काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन को सेटल करने वाली चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड रिबेट। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ट्रांजेक्शन भी एक जैसे ही होगा, बस डिस्काउंट की जगह क्या लिख देंगे पर रिबेट लिख देंगे, लेकिन जनरली इसके क्वेश्चन हमारे नहीं आते। ओके, तो आप इसको पॉज करें और इन एंट्रीज को लिखें, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। इसका जो नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बैड डेट्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स, दिस इज काइंड ऑफ लॉस। ये क्या है? लॉस है, राइट? ये अराइज कैसे होता है? ड्यू टू क्रेडिट सेल्स, राइट? एंड इसका जो कॉज है बेसिकली वो होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर्स, राइट? तो ये अराइज कब होता है? जब आपकी सेल्स कैसी है? क्रेडिट है, राइट? क्योंकि जब हमारा डेटर है, यदि वो डेटर इंसॉल्वेंट हो जाए या उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं रहे, राइट, तो वो हमारा पैसा रिटर्न करने में अनेबल होगा। तो हमारा वो अमाउंट हम उसके अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे कि जो पैसा हमें उससे लेना था, दिस इज कंसिडर एज बैड डेट्स, यानी कि अब हमें उससे वो पैसा नहीं मिलेगा। दोबारा समझो, बैड डेट्स दिस इज आवर लॉस, और ये अराइज कैसे होता है? ड्यू टू रीजन क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट जहाँ सेल होती है ना क्रेडिट बेस पर, वहाँ पर बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? और ये जो इसका कॉज है वो क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर्स। क्या हमारा डेटर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया एंड ही कुड नॉट पे आवर डेट्स। ये हमारा अब पैसा दे नहीं सकता। तो हम इस पैसे को कहाँ कैसे कंसिडर कर लेंगे? एज ए लॉस। एंड लॉस ऑलवेज क्या होगा? डेबिट, एज यू नो। लॉस क्या होगा हमारा? डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, राइट? अब इसकी हम एंट्री क्या करते हैं? देखो, ये एट द टाइम ऑफ सेल अराइज नहीं होगा, ये एट द टाइम ऑफ जब डेटर हमें पैसा देगा ना, दैट टाइम ये कंडीशन हो सकती है, राइट? तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी जो एंट्री होगी वो होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट? एंड जो डेटर अकाउंट है बेटा, दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज पर्सनल
अकाउंट। समझ गए? और इसकी नरेशन होगी बीइंग अमाउंट रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स। प्लीज नोट इट कि ये आप इस एंट्री को इस तरह से हमको इसको रिकॉर्ड करना है। इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक गुड्स सोल्ड टू राहुल 60,000। ओके, सिंपल सा ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। पहले एंट्री क्या होगी इसकी? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 60,000 पे रिकॉर्ड कर लें इसको, राइट। अब आफ्टर सम टाइम सपोज करो कि राहुल है जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्वेश्चन में लिखा होगा राहुल बिकम इंसॉल्वेंट and he could not pay his debt। ऐसे लिखा आ सकता है और ये ऐसे लिखा आ सकता है राहुल become insolvent and he could pay only 60% of his debts। क्वेश्चन में मान लो इतना लिखा आएगा। अब इसमें आपको अमाउंट नहीं गिवन है, तो हमको क्या करना है, जो एंट्रीज क्वेश्चन में आएंगी उसको हमें पढ़ना है और देखना है कि हमें उससे कितना पैसा लेना था। अब ठीक है, अपन इस फर्स्ट एंट्री को रिकॉर्ड करें पहले, तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं अपन। यहाँ पर राहुल से हमें कितना अमाउंट लेना था? 60,000, बट ही बिकम इंसॉल्वेंट, कुछ नहीं दे सकता। पूरा का पूरा पैसा किस में चला जाएगा? बैड डेट्स में। क्या एंट्री करेंगे अपन? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल के अकाउंट को अपन खत्म कर देंगे, है ना। तो एक बार डेबिट किया, एक बार क्रेडिट कर दिया, तो राहुल का अकाउंट तो कंप्लीट खत्म। और ये हमने किस में कंसिडर कर दिया? लॉस में। ठीक है, हम यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिकॉर्डेड एज बैड डेट्स। सिंपल, राइट। अब दूसरी कंडीशन में अपन क्या एंट्री करेंगे, इसको भी समझ लो। यहाँ तो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। यदि पार्टली पैसा यानी कि कुछ पैसा दे दे और कुछ पैसा डूब जाए, तो अपन क्या एंट्री करेंगे? देखो आप, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा डूब गया वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। एंड टू राहुल अकाउंट, राइट। तो राहुल के अकाउंट के आगे 60,000 और उसे 60% दे दिया, यानी 36,000 दे दिया, और 24,000 हमारा रिकॉर्ड हो गया एज बैड डेट्स। समझ में आ गई बात? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। इसको पॉज करके आप इसको फटाफट से रिकॉर्ड कर ले, राइट। इसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने जो अमाउंट हमने बैड डेट्स में कंसीडर कर ली, यानी जिसको हमने लॉस मान लिया और हमने उसको मतलब लॉस मानकर उसको राइट ऑफ कर दिया, राइट, खत्म कर दिया उसको। आफ्टर सम टाइम हमें यदि वो पार्टी वापिस से अपने आप को बिजनेस में लेकर आना चाहती है इंसॉल्वेंट होने के बाद, तो क्या होता है कि वो डेटर
इसे फिर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता क्योंकि पैसा ऑलरेडी डूबेगा, भाई कोई भी नहीं करेगा इसे। अब उसको अपने क्रेडिट को सुधारना है डेटर को, और आफ्टर सम टाइम यदि वो पैसा देता है, यानी किसी बैड डेट्स का पैसा यदि रिकवर्ड होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट। तो बैड डेट्स रिकवर्ड यानी पैसा आ रहा है, तो दिस इज आवर इनकम एंड इट शुड बी क्रेडिट, ओके, राइट। ये क्या होना चाहिए, क्रेडिट। और जिससे के अगेंस्ट पैसा आ रहा है उसको अपन क्रेडिट, मतलब उसी के नाम से क्रेडिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पार्टी है जो हमें पैसा देगी उसका अकाउंट हम ऑलरेडी नलीफाई कर चुके हैं, राइट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, लुक एट दिस, इसकी एंट्री होगी, द कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट। नरेशन होगी being amount received against old bad debts, समझ गए। और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि असल तो फिर क्वेश्चन में इतना ही लिखा आएगा, लाइक अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट्स रिकवर्ड। सपोज करो यहाँ लिखा है 20,000, तो अपन ये एंट्री करके यहाँ लिख देंगे 20,000। सिंपल है ये एंट्री, कोई भी इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में केवल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि बैड डेट्स रिकवर्ड, इतना ही लिखा आता है कई बार, तो आप उसके हिसाब से एंट्री को पास कर देंगे।